एक लड़की जो साइको के जाल में जंगल में फंस जाती है, उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वह दौड़ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, हिल नहीं सकती। उस लड़की के साथ साइको क्या क्या करता है, वह उस शख्स से बचने के लिए वह लड़की क्या क्या करती है, इस कहानी में जानेंगे। वैसे तो इस लड़की से इस साइको ने पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी, यह जानेंगे इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो किसी कारण से दुखी है। वह इतनी दुखी है कि उसे नींद तक नहीं आती है। वह अपने हस्बैंड के साथ घर में रहती है। हमें एक छोटा खिलौना दिखाया जाता है जो एक छोटे बच्चे का है। यह लड़की अपनी मोबाइल को चार्जिंग पर लगाकर मॉर्निंग में घर से बाहर निकल जाती है। वह अपनी कार से ड्राइव करके एक ऐसे जंगल में आ जाती है, जिस जंगल में जाती है वह जंगल दिखाया जाता है। उसे हम कार से उतरते हुए बीच जंगल में देखते हैं। उसे हम एक पहाड़ की चोटी पर देखते हैं जहाँ वह बहुत उदास दिख रही है और इमोशनल हो रही है। कुछ समय बाद हमें उसके हाथों में एक बच्चे की फोटो दिखाई देती है जो इसी पहाड़ पर रखी थी। वह उस फोटो को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। दरअसल यह फोटो इसी महिला का बच्चा है जो इस दुनिया में नहीं है। इस महिला का नाम आयरिस है। बच्चे के जाने के बाद आयरिस बहुत दुखी रहती है, मानो कि उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई है। यह महिला जब भी दुखी होती है वह यहाँ आती है और हर बार खिलौना लाती है, इसलिए यहाँ हम कुछ खिलौने भी देख सकते हैं। अब आयरिस यहाँ से आगे बढ़ जाती है। अगले सीन में हम उसे पहाड़ की चोटी के किनारे खड़े देख सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसके मन में कई विचार आ रहे हैं। वह आज इस पहाड़ पर अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए आई है। हमें उस पहाड़ की ऊंचाई दिखाई जाती है। एक तरफ आयरिस को भी दिखाया जाता है, लेकिन वहीं एक शख्स को आते हुए देखते हैं जो आयरिस के पास आकर खड़ा हो जाता है। वह बिल्कुल भी आयरिस को नहीं रोकता है और वहीं पर पास में बैठ जाता है और बोलता है कि मौसम कितना सुहाना है। वह अपनी छोटी छोटी बातों से आयरिस का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना चाहता है, लेकिन आयरिस बोलती है कि तुम मुझे रोक नहीं सकते। वह शख्स बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा और वह अपना नाम रिचर्ड बताता है। यहाँ से वह अपनी छोटी छोटी बातों से आयरिस के दिमाग पर प्रभाव डालता है। रिचर्ड खुद के बारे में बताता है कि मुझे कार्स का बहुत शौक था। मेरे पास एक कार थी। एक दिन उस कार का एक्सीडेंट हो गया। उसका कारण मेरी गर्लफ्रेंड क्लोई थी, लेकिन उस एक्सीडेंट के कारण मैं कुछ महीने हॉस्पिटल में भर्ती रहा, हिल नहीं पा रहा था। इस कहानी से आयरिस का ध्यान रिचर्ड ने अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन रिचर्ड ने यह भी बताया कि क्लोई इस दुनिया में नहीं है। मैंने उससे आखिरी में क्या कहा यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आयरिस बताती है कि यहीं पर मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। आखिरी समय में मैंने उसकी आवाज तक नहीं सुनी। उसका जिम्मेदार आयरिस खुद को मानती है कि उसने उसे अकेला क्यों छोड़ा। यहाँ रिचर्ड को पता चल गया कि आयरिस अब गलत कदम नहीं उठाएगी, लेकिन फिर भी वह आखिर में यह बोलता है कि तुम जो कर रही हो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा है। यह बोलकर यहाँ से निकल जाता है। कहीं ना कहीं अब आयरिस का मन अब बदल चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आयरिस अब अपने घर जा रही है, साथ में रिचर्ड भी है। इन्हें हम कार के यहाँ देखते हैं। दोनों अपनी अपनी कार में बैठते हैं, लेकिन रिचर्ड अपनी कार से उतरकर सीधा आयरिस के पास आ जाता है। उसके मन में कुछ गलत चल रहा है। अचानक रिचर्ड आयरिस को शॉट देता है, जिससे आयरिस बेहोश हो जाती है। रिचर्ड अब अपनी गाड़ी में आयरिस को कहीं ले जा रहा है, लेकिन जब आयरिस होश में आती है तो वह खुद को गाड़ी में बंधा पाती है। अब यहाँ पर आयरिस को सब पता चल गया कि रिचर्ड सही शख्स नहीं है। उसने आयरिस को अपने मतलब से बचाया ताकि उसका फायदा उठा सके। आयरिस हमेशा अपनी पॉकेट में एक छोटा चाकू रखती है, जिसे चालाकी से वह रस्सी काटना चालू करती है और साथ में आयरिस रिचर्ड को अपनी बातों में फंसा है ताकि वह अपना काम कर सके। आयरिस पूछती है कि तुम मुझे कहां ले जा रहे हो और मेरे साथ क्या करोगे। यहाँ रिचर्ड बताता है कि बीच जंगल में मेरी एक जगह है, वहाँ मैं तुम्हारे बाल संभालूंगा। इससे पता चलता है कि रिचर्ड के इरादे सही नहीं है। वह आयरिस को पाना चाहता है। उसी समय रिचर्ड चाकू से हमला करती है। इस कारण रिचर्ड से गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है और पेड़ से टकरा जाती है। इसके बाद दोनों गाड़ी से बाहर आते हैं। यहाँ रिचर्ड बताता है कि मैंने खास किस्म
किस्म की दवाई दी है जिससे तुम्हारी बॉडी बंद पड़ जाएगी, जिसका असर अगले 20 मिनट में शुरू हो जाएगा। इन 20 मिनट में चल नहीं पाओगी, दौड़ नहीं पाओगी और हिल तक नहीं पाओगी और बोल तक नहीं पाओगी। यह सुनकर आयरिस भागना चालू कर देती है जिससे वह रिचर्ड से दूर भाग सके, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था क्योंकि उसकी दवाई का असर चालू हो गया था। वह दौड़कर थोड़ा दूर चली आती है। अब वह अपनी उंगलियों को गिन रही है लेकिन उसे थोड़ी थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन यहाँ पर उसे अचानक अपने बच्चे की कुछ यादें आने लगती है। यह सब उसे सपने की तरह लग रहा था जिसमें वह अपने बच्चे के साथ खेल रही है, लेकिन उसी समय रिचर्ड आ जाता है जिससे आयरिस फिर से रिचर्ड को देखकर डर जाती है। रिचर्ड से बचने के लिए आयरिस फिर से थोड़ी दूर दौड़कर चली आती है और वहीं छिप जाती है। वह अपनी उंगलियों को गिनने की कोशिश करती है लेकिन इस बार उंगलियां गिनना मुश्किल था, इसलिए उसने अपनी स्मार्ट वॉच में 20 मिनट का टाइमर सेट कर दिया क्योंकि रिचर्ड ने बोला था कि इसका असर अगले 20 मिनट में चालू हो जाएगा। अब उसके शरीर ने भी काम करना बंद कर दिया। वह जमीन पर खिसकने लगी थी लेकिन वह वहीं छिप जाती है क्योंकि वहां रिचर्ड भी आ चुका था। वह खुद को छुपाने की कोशिश करती है। जमीन पर ढेर सारी चींटियां भी हैं जो आयरिस के चेहरे पर चढ़ जाती है और कुछ चींटियां आयरिस को काटना चालू करती हैं और कुछ चींटियां उसकी नाक में चली जाती हैं जिससे आयरिस की कुछ आवाज निकल जाती है जिससे रिचर्ड को पता चल जाता है। लेकिन किसी भी तरह आयरिस वहां से भाग निकलती है और वह नदी के पानी में आ जाती है जिससे पानी उसे बहाना चालू कर देता है। रिचर्ड जमीन पर खड़ा देखता रह जाता है। आयरिस बहकर थोड़ी दूर आ जाती है। वह एक लकड़ी की सहायता से जमीन पर आ जाती है लेकिन वह जहां आई थी वह एक शख्स का खेत था। अब आयरिस के पूरे शरीर में सिर्फ उसकी पलक ही काम कर रही थी। वह कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। वहाँ एक बूढ़ा शख्स आता है क्योंकि वह खेत उसी शख्स का था। जो आयरिस के पास आता है तो देखता है कि वह जिंदा है लेकिन उसका शरीर काम नहीं कर रहा है। वह पूछता है कि क्या तुम बोल सकती हो, जिससे वह 2 बार पलक झपकाती है। यहाँ वह बूढ़ा शख्स आयरिस से कुछ प्रश्न करता है जिसका जवाब वह पलकों को झपका कर देती है, हाँ और ना में, जिससे बूढ़े शख्स को पता चल जाता है कि लड़की के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है। वह अपने घर ले आता है। घर पर लाने के बाद बूढ़ा शख्स कुछ बातें ही कर रहा था कि तब तक कोई गेट खटखटाने लगता है जिसकी आवाज सुनकर आयरिस डर जाती है और इशारों में बताती है कि यह वही है। यहाँ वह बूढ़ा शख्स भी समझ जाता है। वह आयरिस को छुपा देता है। वह गेट खोलता है तो सामने रिचर्ड था। वह उस बूढ़े शख्स को बताता है कि मेरा कार का एक्सीडेंट हो गया है लेकिन मेरी वाइफ नहीं मिल रही है। यह बूढ़ा शख्स समझ जाता है कि ये वही है। बूढ़ा शख्स उससे बोलता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं पुलिस को बोलता हूँ ताकि तुम्हारी मदद हो सके। वह गेट लगा देता है। अंदर आकर जैसे ही वह पुलिस के लिए कॉल करता है उसके पीछे पीछे रिचर्ड भी आ जाता है जिसे देखकर बूढ़ा शख्स बोलता है मैंने तुम्हें बाहर रुकने के लिए बोला था। रिचर्ड बोलता है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं यहाँ कैसे आ गया, और इधर उधर देखना चालू कर देता है। यहाँ बूढ़े शख्स ने बोला कि मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगा तुम घर से बाहर जाओगे। या रिचर्ड बोलता है मुझे अपना फोन दे दो, मेरा फोन कहीं गुम हो गया है ताकि मैं किसी से बात कर सकूं और मदद ले सकूं। लेकिन इधर बूढ़ा शख्स बोलता है कि तुम इधर से बाहर निकलो वरना मैं पुलिस के लिए कॉल करके बताता हूं कि कोई मेरे घर में जबरदस्ती घुस आया है। इसके बाद रिचर्ड रोने की एक्टिंग करने लगता है जिससे बूढ़ा शख्स थोड़ा सा पिघल जाता है और उससे आराम से बातें करने लगता है। रिचर्ड यहाँ पर खुद का और आयरिस का नाम गलत बताता है। यहाँ वह झूठी कहानी बताता है कि क्लोई मेरी वाइफ है जो गुम हो गई है, उसे अजीब तरह की बीमारी है। यहाँ बूढ़ा शख्स उसकी सब बातों को सच मान लेता है। यहाँ बूढ़ा शख्स आयरिस के बारे में बताने ही वाला होता है कि उसी समय रिचर्ड का फोन की आवाज आने लगती है जिससे बूढ़े शख्स को पता चल जाता है कि यह शख्स झूठ बोल रहा था। लेकिन यहाँ पर बूढ़े शख्स और रिचर्ड के बीच बहस चालू हो जाती है। वह बूढ़ा शख्स उस रिचर्ड को धक्का देता है जिससे रिचर्ड गिर जाता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। आयरिस भी देख रही थी क्योंकि वह सोफे के नीचे छुपी हुई थी। उस बीच रिचर्ड बूढ़े शख्स को गहरी नींद में सुला देता है। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, बूढ़ा शख्स अब नहीं रहा। रिचर्ड अब आयरिस को लेकर निकलता है लेकिन उससे पहले वह उस बूढ़े शख्स के घर को जला देता है जिसमें वह बूढ़ा शख्स भी था। दोनों कार के अंदर बैठे हैं। आयरिस केवल अपनी पलक झपका सकती है। आयरिस और रिचर्ड दोनों कार के अंदर हैं। उसी समय रिचर्ड की बेटी का कॉल आता है और यहाँ पर रिचर्ड
अपनी बेटी और अपनी वाइफ से बात करता है। यहाँ पता चलता है कि रिचर्ड की फैमिली भी है। अब रिचर्ड एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर रुकता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि आसमान में धुआं उड़ रहा है और धुएं का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जो थोड़ी देर पहले रिचर्ड ने कारनामा किया है। जब तक रिचर्ड पेट्रोल डलवाता है उसी बीच आयरिस को थोड़ा मौका मिल जाता है। वह चारों तरफ देखती है और खुद के सीट बेल्ट को खोलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं खोल पाती है। उसकी गाड़ी के पास एक छोटा बच्चा आ जाता है जिसे देखकर आयरिस को अपने बच्चे की याद आने लगती है, लेकिन उसी समय उस बच्चे की माँ आ जाती है और उस बच्चे को ले जाती है। इस बीच आयरिस कुछ भी नहीं बोल पाती जब तक रिचर्ड आ जाता है और गाड़ी को लेकर निकल जाता है। रिचर्ड वापस उसी पुरानी कार के पास आ जाता है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। आयरिस गाड़ी में बैठी हुई है और रिचर्ड अपनी गाड़ी को बना रहा है, लेकिन उसी समय एक पुलिस वाला आता है क्योंकि किसी ने कॉल करके इस एक्सीडेंट हुई कार के बारे में जानकारी दी थी। पुलिस वाला पूछताछ करता है और रिचर्ड रिलैक्स होकर झूठ बोलना चालू कर देता है। उसके बातों पर पुलिस वाला विश्वास कर पाता उससे पहले उसकी नजर आयरिस पर चली गई, जिससे पुलिस वाले को कुछ शक होता है। पुलिस वाला धीरे धीरे कई प्रश्न करता है जिससे और ज्यादा शक पैदा हो जाता है। आयरिस के बारे में रिचर्ड ने बताया कि इसने पी रखी है और मेरी घरवाली है, लेकिन पुलिस वाला जब आयरिस के पास जाता है तो उससे आयरिस कुछ कहना चाहती है जिसे पुलिस वाला ध्यान से सुनता है, लेकिन उससे पहले रिचर्ड पुलिस वाले पर हमला कर देता है, उसे गहरी नींद में सुला देता है, उसे उसी की गाड़ी में लिटा देता है और आग लगाकर निकल जाता है। लेकिन अब आयरिस धीरे धीरे होश में आ रही थी, उसके हाथ और उसकी जबान काम कर रही थी, इसलिए गाड़ी में आयरिस रिचर्ड से बोलती है कि शायद तुम्हारा दिमाग एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में बेड पर पड़े पड़े खराब हो गया और तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्लोई जब अंतिम सांसें ले रही थी तब तुमने उससे क्या कहा। कई लोग सोच रहे हो कि आयरिस को रिचर्ड के बारे में इतना कैसे पता है, तो बता दूं, जब आयरिस और रिचर्ड की उस पहाड़ पर मुलाकात हुई उस समय रिचर्ड ने अपनी कहानी बताई थी। यहाँ अब रिचर्ड ने गाड़ी साइड में लगा दी है और बोलता है मैंने क्लोई से बोला था थैंक यू, लेकिन यहाँ आयरिस बोलती है कि तुम्हारी एक बेटी है और वाइफ भी है, अगर तुम ऐसा ही करते रहो तो तुम पकड़े जाओगे और फिर तुम कभी भी अपनी फैमिली से नहीं मिल पाओगे, इसलिए तुम मुझे यहाँ रोड के किनारे छोड़ दो और चले जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी क्योंकि बच्चे के खोने का गम मुझे अच्छे से पता है। लेकिन यहाँ रिचर्ड आयरिस को एक झील के किनारे ले आता है क्योंकि रिचर्ड पर आयरिस की बातों का घंटा भर भी फर्क नहीं पड़ा। यहाँ रिचर्ड आयरिस से बोलता है मजेदार वीकेंड बिता सकते थे लेकिन अब मछलियों के साथ पार्टी करेंगे। यहाँ आयरिस को भी वही फ्लेवर मिल जाता है जिस फ्लेवर के कारण आयरिस की हालत हुई है। जब आयरिस वह रिचर्ड को देती है तो वह उस इंजेक्शन को दबा भी नहीं पाती क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। अब तो रिचर्ड और अधिक क्रोधित हो जाता है, इससे आयरिस बहुत दुखी हो जाती है। यहाँ वह जोर जोर से चिल्लाना चालू करती है, लेकिन यहाँ पर आयरिस की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। इसके बाद रिचर्ड कार से आयरिस को उतारकर झील के पास ले आता है और उसके बाद उसे बोट में बिठाता है क्योंकि रिचर्ड अब आयरिस को दूसरी तरफ ले जा रहा था। आयरिस को अब समझ में आ चुका है कि इससे पीछा छुड़ाने का कोई भी तरीका नहीं है। वह रोना चालू कर देती है और रोते हुए बोलती है कि मेरे बेटे के खिलौने को मेरी जेब से बाहर निकाल दो, मुझे दे दो। रिचर्ड भी उसकी बात मान लेता है और वह उसकी पॉकेट से उस खिलौने को निकालने के लिए झुक जाता है। वह जैसे ही झुकता है वैसे ही आयरिस रिचर्ड की कमर से बंधे चाकू से उसी पर हमला करती है और उसे किसी भी तरीके से पानी में गिरा देती है। अब आयरिस की बॉडी थोड़ा काम करना चालू कर देती है, इससे रिचर्ड घायल हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद रिचर्ड फिर से आ जाता है, लेकिन आयरिस को रिचर्ड की गन मिल जाती है और फिर से आयरिस ने रिचर्ड को पानी में गिरा दिया। अब की बार रिचर्ड बहुत अधिक घायल हो चुका है। अब बोट में आयरिस अकेली है। यहाँ आयरिस को थोड़ा खुश देख सकते हैं, लेकिन गोलियों के कारण बोट में छेद हो गए थे जिससे बोट में पानी भरना चालू हो जाता है। आयरिस खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अभी भी उसका शरीर पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा था, जिससे वह बोट में गहरी सांस रोककर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद पानी के बहाव के कारण वह किनारे पर आ जाती है। अब उसका शरीर भी सही काम कर रहा है। उसने अपनी उंगलियों को भी गिनकर देखा। वह थोड़ी दूर किनारे पर देखती है कि रिचर्ड अभी भी जिंदा है। वह किनारे पर आ चुका है, वह आखिरी सांसें गिन रहा है। आयरिस उसके पास जाती है। कुछ
देर बाद उससे बोलती है थैंक यू। यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ रिचर्ड की आखिरी सांसें चल रही थी, अब वह नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ आयरिस ने थैंक यू क्यों बोला? इसका रीजन यही है कि रिचर्ड ने भी अपनी गर्लफ्रेंड से थैंक यू बोला था जब उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। दूसरा मतलब यह हो सकता है कि आयरिस को जीने के लिए रिचर्ड ने ही प्रेरित किया। अगर आपको हमारा मूवी एक्सप्लेन करना पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना आपको यह मूवी कैसी लगी और आपको कैसी मूवी देखना पसंद है। अगर आपको और भी मूवीज का एक्सप्लेन देखना है तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं।